हाय फ्रेंड्स, आज हम इजराइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी पावर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल देश टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पर आता है, जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि डेविड स्लिंग्स, आयरन डोम, जो कि बहुत ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। एक टेक्नोलॉजी के मामले में पावरफुल होना ही डेवलप कंट्री की निशानी मानी जाती है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है दोस्तों, कि जो कभी दर दर भटकते थे वो इजराइल जैसे पावरफुल कंट्री कैसे बना लेते हैं। सन 1937 एडोल्फ हिटलर जर्मनी के सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जो कि यहूदियों को एक इंसानी नस्ल नहीं मानता था। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने का संकल्प उठाया। कई सारे योजनाएं बनाए जिससे एक एक यहूदियों को मार कर ख़त्म कर दिया जाए। हिटलर के सैनिक कुछ खास इलाकों में यहूदियों को ढूंढने लगे और उनसे काम करवाने और उन्हें जान से मार डालने के लिए एक विशेष टाइप का शिविर, या जिसे हम कैंप कहते हैं, उस टाइप एक कैंप बनाया गया और उस कैंप में उन लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था। जो यहूदी किसी काम का नहीं होता था, हिटलर के सैनिकों के नज़र में उन्हें जान से मार दिया जाता था, और जो बचे सैनिक रहते थे उनसे काम लेने के बाद उनको बंद कमरे में जहरीली गैस छोड़कर उनको जान से मार दिया जाता था। सभी यहूदियों को बहुत ही खतरनाक मौत दिया जाता था हिटलर के सत्ता के दौरान। किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को किसी के द्वारा टारगेट करना अच्छा नहीं माना जाता। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों टारगेट किया और किसी कम्युनिटी को क्यों नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिटलर का मानना था कि यहूदी किसी के सगे नहीं हो सकते और वो किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं। जैसा कि जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों ने हिटलर को धोखा दिया, ऐसा हिटलर का मानना था। हिटलर का कहना था कि यहूदियों ने उनके सैनिक में रहकर उनके साथ उनके पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया था, और यहूदियों ने जिस तरह से हिटलर के साथ किया, हिटलर उससे बहुत ही नाराज़ हुआ और तभी से वो स्टार्ट कर दिया कि यहूदियों को अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक यहूदियों को चुन चुन कर मारने का उसके दिमाग में ये ख्याल आया। हिटलर द्वारा यहूदियों पर ये अत्याचार लगातार बढ़ता गया। सीधी सी बात है, अगर कोई परेशान हो रहा है, किसी पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता। और कुछ यूं ही यहूदियों ने भागकर जेरूसलम में जाकर इकट्ठा हुए, जो कि उस समय फ़िलिस्तीन का हिस्सा माना जाता था और उसे ब्रिटिश फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। करेंटली इजराइल जिस जगह लोकेटेड है, उस जगह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फ़िलिस्तीन का नाम दिया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के उस हिस्से का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ब्रिटिशों को दे दिया गया था, जिसे पहले ब्रिटिश फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। उस पार्ट से जब ब्रिटिशों का सत्ता हटा तो बाद में 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना हुई। अगर इजराइल के हम क्षेत्रफल की बात करें तो 22,145 किलोमीटर स्क्वायर है, और अगर हम आज़ादी के समय इजराइल की पॉपुलेशन की बात करें तो 14 लाख माना जाता है, जिसमें 67,000 आबादी सिर्फ यहूदियों की थी और अदर कास्ट से भी आते थे। अगर आपका मानना है कि इजराइल में केवल यहूदी ही रहते हैं तो ऐसा नहीं है। यहूदी ही सिर्फ नहीं रहते हैं, वहाँ पर सभी कास्ट के लोग पाए जाते हैं। वहाँ पर 74.5% यहूदी और बाकी बचे, जिसमें से 18% मुस्लिम और 2% ईसाई और 0.01% हिंदू पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हो रहे लड़ाई का रीजन क्या है। 1947 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा कर दिया कि फ़िलिस्तीन का 2 पार्ट किया जाएगा, जिसमें एक इजराइल और दूसरा फ़िलिस्तीन होगा। इसमें इजरायली यानी कि जिसमें यहूदी रहते थे वो तो सहमति जताए, बट फ़िलिस्तीनियों ने सहमति नहीं जताई, क्योंकि टोटल हिस्से का 44% सिर्फ फ़िलिस्तीन को ही दिया जा रहा था और 56% इजरायलियों को, जो कि अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के कंपैरिजन में इजराइल वाला हिस्सा ज़्यादा होगा।
इजराइल और फिलिस्तीन में आपस में सहमति न होने की वजह से सन 1967 से लेकर अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ पार्ट पर कब्जा कर रखा है, जिसमें पूर्वी जेरूसलम और गाजा पट्टी भी शामिल है। पूर्वी जेरूसलम की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 72 किलोमीटर स्क्वायर है और गाजा पट्टी की बात करें तो 360 किलोमीटर स्क्वायर है। हम बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन किसी भी कंट्री का दो पार्ट कैसे कर सकता है। अगर किसी भी कंट्री में रह रहे डिफरेंट के कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं और कंटिन्यूसली उन दोनों के बीच तनाव और संघर्ष का माहौल कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र के पास इतना पावर होता है कि उस एक कंट्री को दो कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ। ये इजराइल और फिलिस्तीन का ही मामला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी इसी तरह दो पार्ट हुए थे। संयुक्त राष्ट्र किसी भी कंट्री को दो पार्ट में समान व असमान रूप से बांट सकता है। बेसिकली ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक्स। ये तीन फैक्टर और भी फैक्टर होते हैं। बेसिकली ये तीन फैक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो किसी भी कंट्री को दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल एंड कल्चर की बात कर लेते हैं हम इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। जिस क्षेत्र को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन आपस में इतना विवाद कर रहे हैं वह क्षेत्र दोनों देश के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहीं पर यहूदियों का पवित्र स्थल जैसे कि पश्चिम दीवार और मंदिर पर्वत स्थित है। बताया जाता है कि यहूदियों का ये पवित्र मंदिर माना जाता है। और फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीनियों का भी ये धार्मिक और पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है। सेकेंड पैरामीटर पॉपुलेशन की बात करें तो इजराइल का जो पॉपुलेशन था इजराइल के आज़ादी के समय वो फिलिस्तीन के पॉपुलेशन से बहुत कम था। थर्ड पैरामीटर जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल है, जिसमें अगर हम इजराइल की बात करें तो ये समुद्र तटीय मैदान और मैदानी इलाके इजराइल के पार्ट में आते थे और जो एग्रीकल्चर एंड डिजर्ट पैलेसेस होते थे ये सब फिलिस्तीन के पार्ट में आते थे। सभी पैरामीटर पर डिस्कस करने का मेरा यही मतलब था कि आप लोग को समझ में आए कि सभी पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिलिस्तीन एलिजिबल है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरिया फिलिस्तीन को ही दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएन द्वारा 56% इजराइल को ही दे दिया गया, 44% फिलिस्तीन को ही दिया गया, जिसके वजह से फिलिस्तीन डिसएग्री हुआ। संयुक्त राष्ट्र के इस बंटवारे से फिलिस्तीन को लगा कि जितना वो डिजर्व करता है उतना पार्ट उसको ना दे करके इजराइल को दे दिया गया। कुछ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल और फिलिस्तीन को सही या गलत कहते हैं। किसी भी कंट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही या गलत कहना ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी कंट्री को सही या गलत कहने के कई सारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कंट्री सही और कौन सा कंट्री गलत है किसी भी मामले में। मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर के आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दो कंट्री ए और बी है, जो कि ए का कोई अस्तित्व नहीं था किसी टाइम पर और बाद में ए बी के पास आता है और बी के ही जमीन पर रहता है और बी के ही जमीन पर ए द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिससे सारे कंट्री डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोनों में से ए और बी कौन सही और कौन गलत है। किसी कंट्री से किसी कंट्री का युद्ध होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी कंट्री से युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस कंट्री में रह रहे लोगों की होती है, क्योंकि युद्ध के दौरान मारे जाते तो इंसान ही है, चाहे वो किसी अगेंस्ट कंट्री के इंसान हो या खुद के कंट्री के इंसान हो। सबसे बड़ा इम्पैक्ट कंट्री के इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है, जो कई साल पीछे चला जाता है युद्ध होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।